नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संसाधन और विकास। संसाधन, जिसमें संसाधन के हम अनेक प्रकार पढ़े, जिसमें जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। इसमें जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो मनुष्य के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही मनुष्य अपना खास करके आर्थिक विकास ये करता है। एक मनुष्य जब इन साधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास करता है, जैसे कृषि है, ये नवीकरणीय संसाधन है। कृषि संसाधन का उपयोग करके मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है, किसान विकास करता है। फिर उसी क्रम में सब्जी भाजी का धंधा, ये भी सब नवीकरणीय संसाधन है, जो उपज होता है वो। इसी क्रम में बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं। ये सब जितने भी संसाधन, जितने भी मतलब विकास का हमारे यहाँ आधार हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। यानी हमको यदि ये संसाधन प्राप्त नहीं होते तो हमारा विकास जो है, आज आर्थिक विकास थम सा जाता। तो इस पाठ में हमको इसी को ही देखना है कि संसाधन और विकास मनुष्य के लिए किस तरह से जरूरी होता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संसाधन में कई संसाधन तो पुनः बनते रहते हैं, नवीकरणीय संसाधन है, तो कुछ संसाधन जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमें अपने जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, इसको संभाल करके रखना है, इसको बचत करके रखना है। यानी हमको इस संसाधन का उपयोग इस तरह से करना है कि हमारा उपयोग भी हो जाए और आगामी भविष्य के लिए भी ये बचा रहे। लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए हमको कुछ प्रयास करना चाहिए, और इसी को कहा जाता है ये टिकाऊ प्रयास या टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली। यानी हम अपने संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग करते हैं तो लंबे समय तक टिकाऊ खुशहाली आती है। इसी को कहा गया है टिकाऊ खुशहाली। अब इसमें इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि हर हमेशा प्रकृति और जो मनुष्य के द्वारा क्रियाकलाप है, इसमें विरोधाभास हो। कुछ चीज़ें हमको प्रकृति प्रदत्त होती है और उसका उपयोग हमको करना ही पड़ता है। जैसे नदी नाले हैं, तालाब हैं, इनमें प्रकृति के द्वारा इतनी क्षमता होती है कि ये कुछ जैसे कचरे, जो घरेलू कचरे डाले जाते हैं नदी में, तालाब में, तो इनको अपने आप में अवशोषित करके पानी को शुद्ध करके रखती है, एक तरह से फिल्टर करके रखती है। जैसे हम कचरा डालते हैं, उसको मछली खा जाती है, फिर वहाँ पर जो शैवाल रहते हैं वो कुछ हद तक पानी को साफ करती हैं। लेकिन यदि एक निश्चित मात्रा में ही इस कचरे को डाला जाए तो नदी का पानी या तालाब का पानी साफ रहेगा, और यदि इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा कचरा फेंकते जाएं तो फिर नदी या नाले, नदी तालाब, इनके पानी में ये अवशोषित करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसी को पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिक कैपेसिटी की क्षमता की नाम दिया है। यानी जिसमें एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित सीमा में जो नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, इनके अंदर एक निश्चित मात्रा में कचरे को अवशोषित करने की क्षमता रहती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब ये डाला जाता है तो नदी नाले भी इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। जैसे साबुन से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, इसको नदी नाले में या तालाब में कभी भी अवशोषित नहीं किया जा सकता। इससे नदी का पानी, जल प्रदूषण होना जो है निश्चित है, स्वाभाविक है। और आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास के नदी है, नाले हैं, तालाब है, यहाँ पर इतनी गंदगी छाई हुई है कि नदी जो है नाला में बदल गया है, तालाब नहाने योग्य नहीं रह रहा है। पहले ज़माने में जैसे हम देखते थे कि तालाब के हर घाट में इतना सुंदर साफ सफाई होता था, आज हर व्यक्ति घर में ही नहा रहा है और तालाब की साफ सफाई तो
हो ही नहीं रही है। गांव में तो भी थोड़ा बहुत ये सब देखने को मिल जाता है, लेकिन शहर के लोग तो अब इनसे कोसों दूर है। ये फिर उसी क्रम में गांव में जो लकड़ी से निकलने वाले धुएं हैं, गांव में जो चूल्हा जलाते हैं और चूल्हा में जो लकड़ी होता है उससे निकलने वाले धुएं हैं, उसको एक निश्चित मात्रा में यदि जलाया जाए। अब लकड़ी का चूल्हा जो जलाया जाता है, चूँकि सुबह शाम ही जलता है, थोड़े मात्रा में रहता है, तो इसको वायु जो है अपने आप में मिला लेती है, अवशोषित कर लेती है। कुल मिलाकर के उसमें क्षमता होती है वायु को। लेकिन यदि यही बात लगातार उद्योग धंधे के चिमनी से जो निकलने वाले धुएं हैं उसकी बात करें, तो इससे वायु प्रदूषण होना सुनिश्चित है। क्योंकि उद्योग धंधे से निकलने वाले धुएं लगातार निकलते रहते हैं, दिन और रात, 24 घंटा, 48 घंटा है, 20 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो ये स्वाभाविक है कि पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसलिए उद्योग धंधे जो संचालित करते हैं उनको चाहिए कि इन धुओं से बचाव के लिए कुछ अपने उद्योग धंधे में काम करें। इसके लिए प्रयास करें कि कैसे हम हानिकारक धुओं से बचा जा सकता है। इसमें पर्यावरण जो प्रदूषित होता है, इससे मनुष्य को दीर्घकालीन हानि पहुंचती है। यानी जो संसाधन है इसका मनुष्य यदि सही ढंग से उपयोग नहीं करेगा तो उसको निश्चित तौर पर दीर्घकालीन हानि का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसको हम 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है भारत में वर्तमान समय में भूजल का गिरता स्तर, और दूसरा स्थान है केरल में एंडोसल्फान नामक कीटनाशक दवाई का छिड़काव। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं, भारत में भूजल का गिरता स्तर। तो भारत में आज हम देखते हैं कि भूजल की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। यानी प्रकृति में जितना जल हमको वापस मिलता है, जल का नवीकरण संसाधन हम पढ़े ना, हम उपयोग करते हैं, फिर नदी में जाता है, सागर में जाता है, उसके बाद फिर वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में फिर बारिश के रूप में वो हमको प्राप्त होती है। तो पुनर्भरण इसी कहा जाता है। तो प्रकृति में जितना वापस मिलना चाहिए जल, उतना हमको नहीं मिल पा रहा है, और इसकी तुलना में जल का उपयोग व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है। इसीलिए जल की असमानता यहाँ पर बनी हुई है। भारत में लगभग 300 जिलों में पिछले 20 वर्षों में जल स्तर में 4 मीटर तक की कमी आई है। ये स्थिति खतरे का संकेत दर्शा रही है। इसमें इसके कमी आने के कारण क्या है? तो जल स्तर में कमी आने का कारण मुख्य काम है कृषि कार्य में। जैसे पंजाब है जो कृषि संपन्न राज्य है, यहाँ पर कृषि कार्य की अधिकता है। कृषि में पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद केंद्रीय और दक्षिण भारत की कठोर चट्टान है, यहाँ पर भी पानी का अवशोषण ज़्यादा होता है। फिर तटीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। और तेज़ी से विकास होने वाले शहरों में जैसे नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, पानी का विकास हो रहा है। एक मकान में 10, 20, 30, 40, 50 लोग एक साथ रह रहे हैं किराएदार के रूप में। सबके लिए अलग अलग पानी चाहिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, हर दैनिक कार्यक्रम करने के लिए। तो इससे क्या होता है, पानी का खपत बहुत ज़्यादा हो रहा है। और शहर में ये होता है कि शहर मतलब कंक्रीटों का जंगल, वहाँ पर ज़मीन हमको दिखाई नहीं देती है, भूमि दिखाई नहीं देती है, केवल और केवल सीमेंटेड जाल हर तरफ दिखाई देता है। तो जब हम पानी का उपयोग करके उसको बहाते हैं तो सीमेंट क्या है, यहाँ पर पानी को जो सड़क है वो नहीं सोख पाता है, वो सीधा बह के दूर चला जाता है। और इसीलिए उस नीचे का जो भूगर्भ जल स्तर है वो लगातार गिरते जा रहा है। तो शहरों के कारण भी भारत में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। और जल के इस अधिकता उपयोग से आज भारत में भूजल की स्थिति गर्माते जा रही है, बहुत बड़ी संकट आने वाली है। गर्मी के समय में आप लोगों ने देखा होगा, अपने गांव में ही हम सुनते हैं कि अरे अमुक जगह का बोर सूख गया, अमुक जगह का बोरिंग में पानी नहीं आ रहा है, तालाब सूख जा रहा है, नदी सूख जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये मनुष्य के कारण ही हो रहा है। हम लोग अपने संसाधन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
इससे क्या है, पर्यावरण को आखिरी में हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर दूसरा है, भारत में कीटनाशक का प्रयोग किया गया एंडोसल्फान के रूप में कीटनाशक। इसमें क्या हुआ, 1976 में काजू की फसल में कीड़ा लग गया और ये काजू का फसल कहाँ पर था, तो केरल का कासरगोड इलाके में था। ये लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था। काजू की फसल में कीड़े लगने के कारण, चूँकि क्या है, ये फसल सरकार के नियंत्रण में थी, तो सरकार जागृत हुई और कीड़ों को मारने के लिए सरकार ने ये किया कि आकाश में हेलीकॉप्टर के माध्यम से एंडोसल्फान नामक दवाई का छिड़काव कर दिया। काजू की फसल के तो कीड़े मर गए, काजू की फसल अच्छी हो गई और ये छिड़काव 1 साल नहीं 25 वर्षों तक किया गया। तो इसमें काजू के फसल के कीड़े मर गए, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ रहने वाले लोग भी इसके प्रभाव में आ गए, जिसमें नदी प्रदूषित हो गया, मछलियाँ मरने लगी। फिर जो कृषि कार्य करते थे छोटे किसान, उसका फसल बर्बाद होने लगा, ये प्रभावित होने लगे। जो श्रमिक वर्ग हैं, इनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। तरह तरह की बीमारियां इस दवाई के छिड़काव से होने लगी। दिल की बीमारी होने लगी, हार्ट की, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डलने लगा, त्वचा रोग होने लगे। तो ये सब कारणों से वहाँ की जनता परेशान हो गई और उन्होंने इस परेशानी के लिए एक रास्ता निकाला, न्यायालय चले गए। बाद में कोर्ट ने सबकी बात सुनी और अंत में ये निर्णय दिया कि अब सरकार को एंडोसल्फान नामक जो दवाई है, इसका छिड़काव रोकना चाहिए। फिर और उसके साथ ही साथ सरकार को जितने भी लोग इससे प्रभावित हैं, इनको मुआवजा भी देना चाहिए। तो ये 2 उदाहरण हैं जिससे हम देख सकते हैं कि मानव अपने विकास के लिए तो कार्य करता है, आर्थिक विकास के लिए खास करके ज़्यादा कार्य कर रहा है, लेकिन इस आर्थिक विकास के कारण मानव स्वयं अपना नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो इस पाठ में हम पढ़ें संसाधन और विकास। तो संसाधन किसी भी देश के विकास में बहुत ज़रूरी है। बिना संसाधन के कोई देश विकास नहीं कर सकता, लेकिन संसाधनों का उपयोग हमको इस तरह से करना चाहिए कि ये आने वाले दीर्घकालीन समय तक टिकाऊ हो और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, जिसमें हमको नदियों के जल को संरक्षित रख के चलना है। फिर वायु प्रदूषण को रोकना है, जल का जो लगातार स्तर गिरते जा रहा है, उसको भी हमको दूर करने का प्रयास करना है, जल को संरक्षित करके रखना है। तो ये सब उपाय यदि हम करते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।